मेरा नाम है लूफ़ी और आज मैं आ चुका हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का पार्ट 2 लेकर। तो जहाँ पर हमने पिछली बार इस चैप्टर को छोड़ा था उसके आगे की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। बेसिकली ये कंपाउंड्स की टाइप्स हमें सिखाता है। तो कंपाउंड्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती है जो हमें सिलेबस में दी गई है। कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो इन तीनों की डेफिनेशन सीखते हैं। कार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाए या इन दोनों में से एक भी पाया जा सकता है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से या तो एक होगा या तो ये दोनों प्रेजेंट होंगे और कार्बन लाजमी है, यानी ये ज़रूरी है कार्बन। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ यही दो प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कार्बन ना हो और कार्बन हो और हाइड्रोजन ना हो। इसमें दोनों होते हैं। तो उस हिसाब से हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम आपके सिलेबस में यानी हमारे सिलेबस में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स दिए गए हैं और उनके 3 टाइप्स दिए गए हैं। तो हमें बेसिकली हमारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है। अब अगर हम बात करें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, वो कार्बन चेन जो या तो स्ट्रेट हो या तो ब्रांच हो, ठीक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन्स जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक दिखाना चाहूँ, गिव मी अ पेपर, ये आ गया कागज़, समझाते हैं आपको। ये कार्बन है, अगर हम इसको स्ट्रेट लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन इसकी खींचते हैं एकदम, सॉरी ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दे, यूँ यहाँ की तरफ एक कार्बन, इसका यहाँ कार्बन, इसका एक यहाँ कार्बन, इसका एक यहाँ कार्बन, इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। ये हो गया हमारा एलिफैटिक के लिए। इसके बाद हम करते हैं बात हमारे एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और जिसका पहला और आखिरी कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाए, उसको हम बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो मतलब वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो अब आप पूछोगे कि भाई इसमें फ़र्क क्या पड़ा, ये भी सेम वो भी सेम, कार्बन इसमें भी प्रेजेंट है उसमें भी क्या प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन इसमें एक चेंज होती है कि जब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हमारे कंपाउंड के नाम के आगे लग जाता है साइक्लो, ठीक। अब फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो बन जाता है प्रॉप। कैसे बॉन्ड है तो इसका लग जाता है एन। मैं आपको कुछ ही टाइम में समझा दूंगा कि ये एन, प्रॉप ये कैसे लगाए जाते हैं। इसके लिए हमें बेसिकली वर्ड रूट पढ़ना होता है और ये समझना होता है कि बॉन्ड कैसे है। तो जो ये बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं ये मैं आपको समझा दूँ। जब यहाँ पर देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन लिखा हुआ है। जब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो हम लास्ट में एन लगाते हैं। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो क्या होता है, मेथ, एथ एथ, ATH हो गया इथेन, ठीक। अभी इन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है भाई, आप बता दो। 2 कार्बन एथ, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब ईन, ठीक। ये याद रख लेना कि सिंगल बॉन्ड जहाँ पाया जाता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में वहाँ एन लगता है। जहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो वहाँ ईन लगता है। जहाँ कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ आइन लगता है। यह आपको समझ लेना पड़ेगा, यानी एक बॉन्ड, वन बॉन्ड इज इक्वल टू एन ये आप किसी तरीके से याद कर ले। मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, इसको याद कर लो, ठीक।
तो ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है। और इतना ही था हमारा हाइड्रोकार्बन्स। अब चल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ वो है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट कुछ नहीं है, बेसिकली नंबर ऑफ जितने हमारे पास कार्बन्स है उस हिसाब से उसका नाम दिया गया है। जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली थी, हमारे पास 2 कार्बन्स है तो ये मैंने जो इथ लाया ना ETH, ये मैंने इधर से लाया 2 कार्बन्स के लिए इथ, एक के लिए मैथ। इसी से हम नाम भी दे दें। और ये किसी भी हालत में मतलब कैसा भी कुछ भी कर लो, रट्टा लगा लो, लिख लो, घोल के पी जाओ, ये याद होना चाहिए। केमिस्ट्री के कार्बन एंड कंपाउंड्स में अगर मैं किसी भी चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंट समझता हूँ ना, वो ये चीज़ है। ये याद रहा, बहुत हेल्प मिलती है इससे, हद से ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसी चीज़ से हम आगे जाके IUPAC नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे। तो ये किसी भी हालत में आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, किसी भी जगह से ले लो, अपने वॉलपेपर पे लगा दो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर लिख लो, ठीक। तो ये याद कर लो, ठीक है। ये जो बेसिकली मैं भी अभी तक आपको समझा रहा था ये वही है। जब सिंगल बॉन्ड लगता है बीच में कार्बन कार्बन के बीच में तो ये एन लगता है, जब डबल बॉन्ड लगता है तो ये इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन लगता है। एल्क जो बेसिकली है यहाँ पर आपको दिखाता है वर्ड रूट से, वर्ड रूट में जाके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान के चलो अगर यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है तो हमारा वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे, 2। तो यहाँ क्या लगेगा ETHF। तो यहाँ क्या लगेगा ETHANE, इथेन बन जाएगा हमारा ये। और हमारी पहली काम की बात, इसके लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है और ये बहुत ही लोगों के डाउट क्लियर कर सकती होती है बात। तो अगर हम इस काम की बात के ऊपर नज़र दें, सिंगल कार्बन जो एक अकेला कार्बन है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके लिए इसीलिए कार्बन एल्कीन और एल्काइन नहीं बनाता, इसीलिए सिंगल कार्बन। अगर हम एक सिंगल कार्बन ले तो आप पूछोगे भाई इसका एल्कीन क्यों नहीं बन सकता, एल्काइन क्यों नहीं बन सकता। एल्कीन एल्काइन तभी बन सकता है जब दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर एक ही कार्बन ले रहे हैं, यानी मीथेन का। हम मान के चलो मीथेन ले रहे हैं C। जब तक इसमें हम दूसरा कार्बन ऐड नहीं करेंगे ये किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे हम इसमें दूसरा बॉन्ड बनाएंगे तो ये ईथेन बन जाएगा, ठीक है। तो जो सिंगल कार्बन है वो ना ही इथीन फॉर्म करता है, ना ये इथाइल फॉर्म कर सकता है, ठीक। तो ये रही हमारी पहली काम की बात। आई होप इससे आपके बहुत सारों के शायद डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर अभी तक आपको मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दो, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं हमारे एक और टॉपिक की जो बहुत ही ईजी है, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक पार्ट होता है एक मॉलिक्यूल के जो इसका केमिकल बिहेवियर बताता है। ये एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, ये तय करता है इसका सिंपली, ठीक। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप से हमें ये पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में है, तो इनको हमें बेसिकली याद करना है। तो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है हैलोजन। हैलोजेंस बहुत होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक 3-4 दिए गए हैं। उनमें से कुछ ये है, जैसे क्लोरीन, इसका हमारा जो सफिक्स है वो बन जाता है क्लोरो। ब्रोमीन, इसका ब्रोमो। आयोडीन का आयोडो, ठीक। अब अगर ये आपके किसी कार्बन चेन पे लग जाए, ठीक, मान के चलो ये यहाँ पर लग गया है, ये लग चुका है दूसरे कार्बन पे, ये H हटा के हमने लगा दिया Cl यानी क्लोरीन। तो ईथेन तो ये रहेगा ही, ऐसी बात नहीं है कि ईथेन नहीं रहेगा, ईथेन तो ये है, लेकिन अब इसमें क्लोरीन है। तो सफिक्स के पहले हम लगा देंगे क्लोरो, और ये क्या है, ये क्या है, ये है ईथेन, तो हम लगाएंगे क्लोरो ईथेन, ठीक। अब मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गेट अ पेज फर्स्ट। सो हमारे पास आ चुका है पेज, अब हम देखते हैं। तो अब अगर हम कुछ इसके साथ थोड़ा सा चटपटा बनाने की कोशिश करें, मैं देखता हूँ कार्बन कार्बन और कार्बन, ये 3 कार्बन है,
एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पे मैं आपको देता हूँ Br यानी ब्रोमीन। ये ब्रोमीन है। तो इसका नाम कैसे पड़ेगा? तो साइक्लिक है, पहली बात तो ये देखना है, ये साइक्लिक है, ऊपर से दिख रहा है साइक्लिक है। तो सबसे पहले नाम के आगे क्या लगेगा? बताओ बताओ। हाँ, क्लोरो। ठीक, क्लोरो के बाद ये लगेगा ब्रोमीन। अब ब्रोमीन तो लिखेंगे नहीं, ब्रोमीन के बदले क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो ब्रोमो लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो। अब हमें देखना है कितने नंबर ऑफ एटम्स है। 3 है, तो क्या आएगा? ब्यूट। ये लगा दिया हमने ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो लगाएंगे एन। क्लोरो ब्रोमो ब्यूटेन, नाम के बीच में ये डैश लगाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है, तो ये लगा दिया करो, ठीक है। तो हमारा नाम बनता है क्लोरो ब्रोमो ब्यूटेन। अब आप में से बहुत ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बता दिया, ये तो नाम ही नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, थोड़े बहुत इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, अगर आप इसकी बस प्रैक्टिस करोगे, थोड़े बहुत कंपाउंड्स उठा लोगे इंटरनेट से 10-15 और उनकी प्रैक्टिस करोगे, बस ये हो जाएगा। और जितना हो सके उतनी PYQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैलोजन। हैलोजन जब भी लगता है तो ये 3 आपको मिल जाएंगे, आपके एग्जाम से मेनली यही 3 पूछे जाते हैं, इसके उस पार कुछ पूछा नहीं जाता। तो हमने सीख लिया जब क्लोरीन लगता है किसी भी कार्बन चेन पे, मान हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ईथेन का, ईथेन पे जब हमने क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन का जो सफिक्स है क्लोरो, ये लग जाता है हमारे ईथेन के पहले, ठीक है, तो बन जाता है क्लोरो ईथेन। अब ये तो हो गई हैलोजन की बात। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं एल्कोहल पे। एल्कोहल बेसिकली जो कार्बन होता है ना, कार्बन पे हमारा OH का एक ग्रुप OH लग जाता है हमारे कार्बन पे, हाइड्रोजन को हटा के हम OH लाते हैं। फिर से हम अपना कागज़ लाएंगे, देखते हैं। ये रहा हमारा कार्बन, ये हमने लगा दिया इसमें बॉन्ड्स, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बट हाइड्रोक्साइड का ग्रुप लगा दिया। जब कार्बन पे हमारा OH का यानी हाइड्रोक्साइड का ग्रुप लगता है तो ये हमारा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक। तो बेसिकली इसमें क्या करता है, ये 3 कार्बन थे तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक, ये हमारा नाम पड़ता। लेकिन अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये OH है, ये हमारा अल्कोहल है। अब होगा क्या, ब्यूटेन है, 3 बॉन्ड है, ठीक, ये इजी यहाँ तक समझ आ चुका है। अगर नहीं आ रहा तो मेहरबानी करके वर्ड रूट को जाके याद करो, ये प्राइमरी चीज़ है, ये आना चाहिए बच्चे को, ठीक। अब जब इसमें OH लगा, इसका ये E हटा दो, अल्कोहल का OL लगा दो, हो गया प्लस OL, ये बन जाएगा ब्यूटेनल, ठीक। ये तो मैंने बहुत ही प्ले मेथड में समझा दिया। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेट मेथड में आए तो सिंपली बात होती है ऐसी कि जब भी इसमें अल्कोहल आता है, अल्कोहल यानी किसी भी कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्साइड का ग्रुप आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन में, उनमें से ये ईन है, जैसे ईन, इसमें से ईन हटा दो, आइन, इसमें से ये ई हटा दो, ठीक, और उसके पीछे प्लस कर दो OL। ये लिखना नहीं है, मैं सबको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो बेसिकली यही होता है हमारा अल्कोहल का। ऐसे हम इसमें अल्कोहल का मतलब OL लगा देते हैं, ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें आप अल्कोहल का OL हमारे कंपाउंड के लास्ट में लिख देते हो, ब्यूटेनल, ठीक। तो इसी के साथ होता है हमारा अल्कोहल भी खत्म। अब हम बात करते हैं हमारे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड सिंपली बहुत ही ईजी चीज़ है, ये भी ऐसा ही होता है, ठीक। एल्डिहाइड में मगर
छोटी सी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, ये एक हल्का सा रूल है। जो ये कार्बन है तो ये बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, बीच में ये नहीं आ पाएगा। जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना इसके ऊपर, ये बीच में नहीं आ सकता, ये एंडिंग कार्बन्स पे लगता है, ठीक। एक मिनट, लेट मी गेट अ पेपर आपको समझाने के लिए। इस कागज को हम पकड़ते देखते, ये बोल रहा है अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन की चेन है, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा ठीक बात, यहाँ ऑक्सीजन लगेगा ठीक बात, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ लगता है कार्बन के किसी बीच में, जो ये एंडिंग के अलावा किसी और कार्बन पे लगता है, गलत बात, ये बात सही नहीं है, ठीक। तो इसका क्या रूल है, जब भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर हमारे एंड पे लगता है, एंड वाले कार्बन पे लगता है, उनको हम इसको हम बोलते हैं फिर एल्डिहाइड। और इसमें क्या होता है, इसमें एंड में एल लगता है, जिस तरह हमने अल्कोहल में OL लगाया था उसी तरह इसमें एल लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यह हो गया हमारे 3 कार्बन, इसे मैंने लगा दिया था O का डबल बॉन्ड हो, ठीक। 3 कार्बन क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट और प्रॉप, ब्यूट, तो ब्यूट होता है, इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आएगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है ना इसके बीच में, कार्बन के बीच में, तो एन आता, लेकिन ई हटा के हमने ब्यूटेनल कर दिया। इसमें भी ई हट जाता है और ए लग जाता है, ठीक। जिस तरह हमने अल्कोहल में किया है, इसका सेम प्रोसेस है, ई हटाओ ए लगाओ, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है कीटोन। तो कीटोन में सिंपली जो एल्डिहाइड का उल्टा प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में हम एंड के कार्बन्स में लगाते थे, एल्डिहाइड्स में हम एंड के कार्बन्स में लगाते थे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें हम बीच वाले में लगा देते हैं। तो ये क्या है हमारा एल्डिहाइड। अब हम इसको कीटोन चाहिए, तो कीटोन के लिए हमें इसमें लगाना पड़ेगा बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। इसको हम बोलते हैं कीटोन। अब ये 3 है, यानी प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन की जगह ई तो लगेगा नहीं, तो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या लगेगा, ओन, क्योंकि क्या है ये है कीटोन, इसका हमारे पास ओन लग जाता है एंड पे कार्बन के, ठीक। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है कीटोन का, ये भी एक बहुत ही इजी फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, इन कीटोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द मिडिल कार्बन एटम, ये तो पता ही है, बीच वाले में लगता है। अब आप पूछोगे भैया कि अगर 4 आ जाए तब क्या करेंगे, तो भैया जहाँ से काउंटिंग की है उधर से, आपने इधर से काउंटिंग की 1 2 3 4, यहाँ लगा दो, इधर से काउंटिंग की 1 2 3 4, तो इधर लगा दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक। लेकिन अब आप पूछोगे भैया ये तो बात होगी 4 की, अब आप बता दो 2 का क्या करोगे या 1 का क्या करोगे, ये क्या लिख रहा हूँ, 2 का क्या करोगे या 1 का क्या करोगे। तो भैया इसमें कीटोन फॉर्म ही नहीं होता, ना ही इसमें कीटोन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें कीटोन फॉर्म ही नहीं होता, सिंगल कार्बन डबल कार्बन में कीटोन फॉर्म नहीं होता, ठीक। कीटोन खत्म होता है, हम पढ़ते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड होता क्या है, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसका थोड़ा सा मिक्सचर होता है, ठीक। एल्डिहाइड में देखो, नहीं एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है ना, ये होता है ऐसा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हो जाता है हमारे पास, यहाँ तो दिखाया हुआ है, तो जो कार्बन 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 है ना, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये तो छोड़ो इसकी बात। जो कार्बन होता है इसमें लगाया जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो फिर आप बोलोगे भैया ये तो एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, तो एल्डिहाइड हो गया आपका। लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड का भी एक ग्रुप है। तो जब एक कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड का ग्रुप एक ही कार्बन पे आए, तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो हमारे आखिर में ओइक एसिड लग जाता है, मैं इसका आपको बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH,
ये हो गया हमारे 4 कार्बन, तो 4 के लिए आएगा हमारे पास ब्यूट। सिंगल बॉन्ड बीच में एन, ई इसमें लगेगा ही नहीं, ई इसको हम खा जाएंगे। इसमें लगता है जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसमें लास्ट में लग जाता है ओइक एसिड, ठीक। उसके बाद लग जाता है ओइक एसिड, हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। इसमें भी एक रूल है, जिस तरह कीटोन में था, कीटोन की तरह ही ये या तो स्टार्टिंग पे लगेगा या तो एंड पे लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। और अगर 4 आ जाए तो जहाँ से काउंटिंग की है उधर से आ जाएगा। इसका मैं इधर पे फिर से एग्जांपल इसी से समझा दूँ। यहाँ से काउंटिंग की तो इधर से आएगा, ठीक है। बीच में तो वैसे आने नहीं वाला क्योंकि ये एंड पे आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर 4 है ना तो या तो स्टार्टिंग पे लगेगा या तो एंड पे लगेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसी भी जगह मान के चलो यहाँ पर लगेगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नेगेटिव जो ये मैंने कि ये हाइड्रोक्साइड का ग्रुप है, ये एंड पे लगेगा। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी इसी के साथ एंड पे लगेगा, ठीक। तो यही था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक बनता है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में सवाल आने ही आने हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर का मतलब होता है केमिकल्स को प्रॉपर तरीके से नाम देना, सिंपल सी बात है। अब किसी किसी जगह पर IUPAC का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ने कंपाउंड्स को नाम देना है, तो कुछ रूल्स होते हैं IUPAC के लिए। IUPAC नोमेनक्लेचर जो IUPAC है, इसने कुछ रूल्स रखे होते हैं जिससे हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं। तो पहला हमारा होता है प्रीफिक्स, यानी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन विच इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप सिलेक्टेड, ठीक। तो हमें वैसी कार्बन चेन इसमें सिलेक्ट करनी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आए। मान के चलो कार्बन तो यूँ भी है, यहाँ से भी है। अब हमें देखना है कोई एक ऐसी चेन जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। जैसे मैं हम अगर यूँ काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो अगर हम स्ट्रेट काउंट करते हैं तो 4 कार्बन आता है। अब अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आते हैं, ठीक। अब अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से 6 कार्बन आए। इसका मतलब है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा दूसरा रूल आता है, if the name of the functional group is to be given as suffix, the name of the carbon chain is modified by deleting or erasing final e and adding the appropriate suffix। मान के चले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, इस h को हटा दे, यहाँ पर हम Cl लिखते हैं, नहीं h लगा दे। तो इसकी एग्जांपल मैं इधर पे समझा देता हूँ ये क्या बोलना चाहता है। ये बताना चाहता है अगर हमारे पास कार्बन चेन यूँ चल रही है, हमारी कार्बन चेन कैसी थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये बोल रहा है कार्बन कार्बन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक। मान के ये यहाँ पर इनके हाइड्रोजन्स भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, इसके सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे फिर, है ना। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ लग चुका है, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले समझाया, जिस तरह ये बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड, तो ये ईन बन जाता है। एन नहीं होता यहाँ पर, यहाँ ईन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ईन लग जाता है।
तो सिंपली अब हम इस कंपाउंड को कैसे नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंपाउंड है, 6 के लिए आता है हेक्स। ठीक, क्लोज्ड है, किसी तरीके से दिख रहा है नहीं, एक ब्रांच चेन है। ठीक, ब्रांच चेन, और इसमें बॉन्ड कैसा है, हमें इन बॉन्ड्स पे नहीं देखना। अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हम उसी को मान लेंगे कि यही डबल बॉन्ड है, हमें इसी पे फोकस करना है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो उसी को पकड़ेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसी को पकड़ेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर ईन लगेगा, हेक्सीन, हमारे कंपाउंड का नाम आ गया। अब इसके बाद तो इस लॉ को आप ज़रूरी याद कर ले। ये बेसिकली ये लॉ मैं आपको समझाता चलूँगा और आप लिखते चलना, क्योंकि इसके नोट्स आपको ज़रूरी है बनाने और ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले लॉ की तरफ। तो अगले लॉ पे बढ़ने से पहले मैं रूल नंबर 2 की कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ये 3 कार्बन है। पहले हमने लिखा प्रोपेन प्रॉप, वर्ड रूट याद कर लेना, प्रॉप यानी 3 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। हम ये एन जो ये प्रीफिक्स का सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, इसमें हम कार्बन के बॉन्ड्स के देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। हम ये नहीं देखते कि कार्बन किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, उसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऐसा हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो इसके बाद हमने देखा जैसे हम इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए हमें इसमें से ई हटाना है। जिसे मैंने यहाँ पर माइनस ई लिख दिया, ऐसा कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्रोपेन में क्या है, प्रोपेन में ई हटा दो और कीटोन का सफिक्स क्या है हमारा, ओन, तो बचेगा प्रोपेनन या प्रोपेनोन, दोनों में से कुछ भी बोल दो। उसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं कार्बन कार्बन, 2 कार्बन यानी एथ, सिंगल बॉन्ड है बीच में, एन आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, वो है एल्कोहल का। एल्कोहल में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कार्बन पे है, तो इसमें से हम ई हटा देंगे, ई हटा दिया हमने इसमें से, तो ये बन जाएगा इथेन प्लस ओ एल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओ एल, तो बनता है इथेनॉल। उसी तरीके से हम जाते हैं एच, क्या डबल कार्बन है, 2 कार्बन, इथेन, इसमें से अगर हम ई हटा दें, ई हटा दिया, वो बन जाता है इथेन, और इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंडिंग पे है, एंडिंग पे है। ठीक है, ये स्टार्ट पे नहीं है, ये एंडिंग पे है, एंडिंग पे या तो इस पे लगेगा या तो इस पे लगेगा। ठीक, ये एंडिंग पे है तो बनता है इथेनोइक एसिड। ठीक, तो बढ़ते हैं हमारे लॉ नंबर 3 की तरफ। अगले लॉ पे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने लॉ नंबर 2 के कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ कि किस तरह आप नाम लिख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हम नाम देते कैसे किसी का। जैसे इसमें 3 कार्बन है, ये प्रोपेन हो गया, इसमें से हमें ई हटाना है, तो जिस तरह अभी मैंने आपको बोला था कि ई सब्ट्रैक्ट करना होता है या हटाना होता है, इसमें से रिमूव करना होता है, और उसके बाद हमें अपना सफिक्स लगा देना होता है। यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप ओ है, तो हमारा ये कौन सा सफिक्स है, ऊपर से बीच में है, ये देखना होता है कि ये बीच में एंड पे, उससे भी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिटरमाइन होता है। यहाँ पर हमारे बीच पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो हम उसको कीटोन मानते हैं। ठीक, तो प्रोपेन और अन हो गया प्रोपेनन। जैसे हम कभी कभी ओन भी पढ़ते हैं, जैसे ब्यूटेनन होता है तो फिर होता है मिथेनोन, कुछ किसी की जगह पर ओन भी पढ़ते हैं, किसी किसी जगह पर अन भी पढ़ता है, ये आप तक है। ठीक, इसके बाद हम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की बात। इसमें हमारे पास जो सफिक्स दिया गया है वो दिया गया है एल्कोहल ग्रुप का, और एल्कोहल में हम देखते हैं कि यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना कि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी इथेन बन जाएगा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया। इसमें से हमें ई हटा दिया, ई हटा दिया वहाँ बच जाता है ईथन, और अल्कोहल का OL लगा दे तो वो बन जाता है अल, इथेनल इस कंपाउंड का नाम बनता है। ये बहुत ही ईजी है, ये बेसिकली आपको बस कॉन्सेप्चुअल समझना है और थोड़े बहुत से इसकी प्रैक्टिस करनी है बस। ये अगर आप इसके 25-30 क्वेश्चन करके जाएंगे PYQs, आपका बेसिकली ये हो जाएगा 95 to 90% उसी से आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन, तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। इसमें भी कार्बन 2 दिए गए हैं और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप है। हम देखते हैं इसमें तो 2 कार्बन यानी इथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया ना, एन लग जाता है इसलिए क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, एथ है तो इसमें क्योंकि इसमें 2 कार्बन है।
अब हम इसमें से ई हटा देते हैं, ई हटा दिया हमने तो हम बन जाता है इथान। तो इथैन में अगर हम लगा दे सफिक्स किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास क्या सफिक्स था, हमारा सफिक्स था उसमें ऑइक एसिड। ठीक, ऑइक एसिड। तो इथैन में जब हमने, एक मिनट, तो इथैन में जब हमने प्लस ऑइक एसिड, ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में, जैसे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इथैन ऑइक एसिड, सिंपल सी बात है। इसी के साथ आपका ये 3 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिखाते खत्म होता है। तो बढ़ते हैं हमारे अपने लॉ नंबर 3 की तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे लॉ नंबर 3 की। तो लॉ नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय इन और आइन। तो बेसिकली ये हमें कुछ यूँ बोलता है, अगर हमारी कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पर बोल चुका हूँ। अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब वो होता है जिसमें हम और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है और हम उसमें और कार्बन ऐड कर सकते हैं। आप पूछोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमें थोड़ा समझाओ कैसे होता है। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। मान के चलो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, कॉमन सेंस है, क्योंकि इन दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 तो इन लोगों ने आपस में शेयर कर लिए, तो 2 ये हाइड्रोजन को देंगे। ठीक, हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, हम ये अनसैचुरेटेड ऐसा क्यों है, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्यों है, ये सवाल है आपका। हम एक काम कर सकते हैं, हम इसका ये एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं। ठीक, जो ये एक बॉन्ड हम तोड़ते हैं इसमें से, तो इनके दोनों के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं, उनके बदले हम और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब आप पूछोगे भाई हम ये भी तो तोड़ सकते हैं, दोनों बॉन्ड भी तो तोड़ सकते हैं ना, है ना, दोनों बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। पहली बात, इसमें बहुत एनर्जी लगेगी। ठीक, मन चलो एनर्जी लाई भी किसी जगह से, अब आपने तोड़ोगे तो फिर वो कंपाउंड ही नहीं रहेगा। ये इस टाइम इथेन बन चुका है, ये इथेन भी नहीं रहेगा। ठीक, इसमें डबल बॉन्ड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ये एक सिंगल बॉन्ड बना पड़ा है इधर पे भी, इमेजिन करो कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये इथेन है। और डबल बॉन्ड है तो इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, तो क्या बन जाएगा, इथीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें एथ और ईन लगेगा, इथीन। ठीक है, तो हमारा यही बोलता है ये बॉन्ड, अगर आपका कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है तो इसमें हम लगा सकते हैं इन और आइन। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, मैंने बोला आपको, या तो इसमें डबल बॉन्ड हो या तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें डबल बॉन्ड इस टाइम मान लिया हमने डबल बॉन्ड है, तो इसमें ये हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। ठीक, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, तो इसका नाम कैसे आप दोगे, 2 कार्बन एथ, बीच में डबल बॉन्ड इन, खत्म, ऐसे आप नाम दे सकते हो। अब हम दे सकते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें फिर एक हाइड्रोजन ही रहेगा, है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, दूसरा कार्बन उन्होंने म्यूचुअली शेयर कर दिया। ठीक है, तो पहला कार्बन कितने हैं, 2, यानी नाम क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, एथ। ठीक, एथ लिख दिया। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड का क्या नाम लिखेंगे, 3 बॉन्ड के बदले में क्या लिखेंगे, आइन, इथाइन। इसी तरीके से आप आसानी से नाम दे सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ, और एग्जाम्पल्स में मैं आपको पहले बता दूँ। अब आप पूछोगे कि भैया हमेशा एच तो लगेगा नहीं, हम कुछ और भी लगा के देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि आपने यहाँ पर सी लगा दिया। ठीक, और हमें नंबरिंग की 1 2 3। अब आप पूछोगे कि भाई एक और मैं टिप दे दूँ आपको कि जो नंबरिंग है वो कैसे करते हैं। नंबरिंग वैसे करते हैं कि या जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाए। मान के चलो क्लोरीन यहाँ पर है, अगर हम यहाँ से काउंट करें, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक, तो क्लोरीन किस पे आ रहा है, पहले नंबर कार्बन पे। ठीक, अब हम इसको इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3। अगर हम इसको इस साइड से काउंट करते हैं, यानी 1 2 और 3, तो क्लोरीन आ रहा है 3 पे। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इस साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3, तो क्लोरीन आ रहा है 1 पे। तो इसका क्या मतलब है कि क्लोरीन लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे है, और हमें नंबरिंग के टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो लोवेस्ट नंबर पे आए। ठीक है, उसी साइड से हम नंबरिंग करते हैं, यानी काउंट करते हैं कार्बन को। जिस तरह रूल 1 था हमारा, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन हमें ये देखना होता है कि कार्बन
जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट पे आ जाए। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे कीटोन होती है, तो कीटोन बीच में पड़ता है। लेकिन कीटोन में भी एक एक्सेप्शन हमने देखा था कि जो हमारा 4 कार्बन होता है, इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वो या तो यहाँ होता है, ये बीच में नहीं है, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर, ये हमारी नंबरिंग पे आप डिसाइड करता है। देखो, और हम इधर से इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो हमारा जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे आया, ठीक। लेकिन अब अगर हम इसको इधर से नंबरिंग करते तो हमारा जो कार्बन है वो तीसरे पे आ जाता है, यानी वो मतलब बिगर नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाता। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये लोअर नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाए, ठीक। अब अगर आप पूछोगे कि भाई ये तो बीच में आ रहा है, तो बीच में आपकी मर्जी है, इधर से करो या इधर से करो, इसको तो 2 पे ही आना है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि बीच में जाए। तो बीच में आने का एक हमें कुछ नंबर्स आप पूछ रहे कि भैया ये 2 क्लोरोप्रोपेन क्या है, कुछ लोग आप में से ये भी सोच रहे होंगे, है ना। तो इसका मैं आपको एक सिंपल समझा दूंगा आपको, तो ये बहुत ही ईजी चीज़ होती है। हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हमारे पास Cl है, ठीक। हमने नंबरिंग की 1 2 और 3, ये आ गया 3 पे। सबसे पहली बात आपको देखना है किस नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, किस नंबर पे है, 2 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, लिख दिया 2, ठीक। इसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का और सफिक्स क्या है उसका, ठीक। फंक्शनल ग्रुप है हमारा जी क्लोरीन, तो क्लोरीन का मैंने आपको भी पीछे बोला था क्लोरो आता है, तो हम लिखेंगे ये डैश करके क्लोरो। इसके बाद आप अपने कंपाउंड का नाम लिखते हो, कितने कार्बन है, 3 हो गया, 3। और बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड है इसमें सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाता है आपका 3 नंबर ऑफ कार्बन, यानी प्रॉप, सिंगल बॉन्ड बीच में तो एन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक। ये बहुत ही इजी चीज़ है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं, इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इंडिविजुअली हर एक चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब मैं इसमें इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चटपटा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कार्बन 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 और कार्बन, इनके ऊपर आप हाइड्रोजन ऐड कर लेना, इमेजिन कर लेना, ठीक। इस कार्बन पे क्लोरीन, इसकी नंबरिंग करके दिखाओ, करो करो। आप पूछोगे भैया ये क्या, इसमें तो नंबरिंग का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमने अभी क्या सीखा, हमें नंबरिंग उस साइड से करने है जहाँ से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाए, ठीक। यही हमें भी बोला। तो हम वो कैसे अब हम नंबरिंग करेंगे, हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, कोई फ़र्क नहीं। या इसको 1 लो, इसको 2 लो, इसको 3 ले लो, कोई फ़र्क नहीं, ठीक। नाम क्या पड़ेगा इसका, सबसे पहली बात एक रिंग स्ट्रक्चर है, यानी एक क्लोज्ड चेन है, तो हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक। साइक्लो लिख दिया। क्लोरीन किस पे, हमारे पहले वाले पे, तो हमें जब भी पहले वाले पे फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। ऐसा 1 नहीं लिखते इसमें हम कि 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 आयोडो, ऐसा हम नहीं लिखते। तो साइक्लो लगा दिया हमने इसमें। अब फंक्शनल ग्रुप का हमारा सफिक्स क्या था, हमारा क्लोरो, क्लोरो, ठीक। इसके बाद हमारे 3 कार्बन, ठीक, वो क्या था, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड बीच में एन, ठीक। तो इस कंपाउंड का नाम पड़ता है साइक्लोक्लोरोप्रोपेन। ये बहुत ही लंबे लंबे नाम लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। ये उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है।
उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी दिया है जो हमारा अल्कोहल का ग्रुप दिया गया है। अल्कोहल जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है बीच में, तो हम इसमें हमने पहले काउंट किया कितने कार्बन चेन्स है, कि हमने कार्बन की नंबरिंग की, पता चला कि यहाँ से काउंट करो भैया या यहाँ से काउंट करो, सेम बात है, ये OH पे ही है, OH दूसरे पे ही आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, उसके सामने डैश डाल दिया, काउंट किया हमने कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रॉप लगा दिया। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, लेकिन एन लगाने के बाद इसमें अल्कोहल है, तो अल्कोहल में हमें इसको ई हटा देना है और अल्कोहल का OL लगा देना है। हमारा सफिक्स है ना अल्कोहल का OL, तो हमने लगा दिया प्रोपेनॉल। ठीक, अब इसकी थोड़ी बहुत और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हम इनकी बाकी एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो हमने इसमें नंबरिंग कर दी 1 2 3 कर दी नंबरिंग, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन है वो पहले पे आ रहा है ना। यहाँ से क्लोरीन जल्दी यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है ना 1, और यहाँ पर 2, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन 2 और 1 पे आ रहा है, 3 पे नहीं आ रहा है। हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, तो क्लोरीन किस पे आ रहा होता है, 2 और 3 पे, तो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है क्या, नहीं। हम लिखेंगे किस किस नंबर ऑफ कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 और 2 पे, 1 कामा 2 लिखा। ठीक, 2 क्लोरीन है, डाई लिखा, क्लोरीन के बदले इसका हमने सफिक्स लिख दिया क्लोरो, और 3 कार्बन का हमने लगा दिया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड बीच में तो एन। ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब बात करते हैं 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मान के चलो लग गए। ठीक, इस पे क्या है, नंबरिंग हमने यहाँ से कर दिया 1 1 2 3, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है हमारे फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब हम इसको अगर यूँ लिखे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपेन, आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है ना, एक पे क्लोरीन आ गया, दूसरे पे ब्रोमीन आ गया, ये तो ब्रोमो प्रोपेन भी आ गया। ठीक, आप बोलो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही ये गलत है। हमारा IUPAC ये बोलता है कि जब आप नाम लिख रहे हो अपने सफिक्स का, जो ये पहले पहले लेटर्स दिख रहे हो, इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है। तो B पहले आता है C से, तो जो ये 2 ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो, इसको भैया जी आगे लगाना है, ये यहाँ आएगा। ठीक, ये लगा दिया हमने यहाँ, और 1 क्लोरो प्रोपेन, ये सही है वो गलत है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन में दिखाता हूँ। इफ़ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अ कार्बन चेन, देन दे शुड बी रिटन अल्फ़ाबेटिकली। ठीक, तो अल्फ़ाबेटिकली हमें उनको लिखना होता है। तो इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगर आपको अभी तक ये सारे टॉपिक समझ आ रहे हैं और आपको मेरे लेक्चर से मज़ा आ रहा है, तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। एंड या इससे मेरा इंटरेस्ट भी बना रहता है, नहीं तो कोई देख ही नहीं रहा होता मेरा वीडियो लेक्चर, तो कोई मज़ा नहीं आता मुझे, मैं लगता है पत्थरों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दोगे। तो आज का लाइक एम हम रखते हैं 5 लाइक्स का, आई होप ये कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। ठीक, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, homologous series is a series of compounds with similar chemical properties and some functional group differing from the successive member by CH2। भैया ये क्या है भाई, इसको थोड़ा सा समझा दे। ये इजी चीज़ है भाई, देखो जिस तरह हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं मीथेन। मीथेन जरा दिखा दो भाई कैसा होता है। मीथेन होता है CH4। अब भैया ये CH4 कैसे है, कार्बन 4 हाइड्रोजन है, CH4 है ना। अब इथेन ले लो, ये फंक्शनल ग्रुप की सीरीज आ गई। इथेन में क्या होता है C2H6। भैया ये कैसे H2 6 है, दिखा दो। ये कार्बन आ गए, हमारे 6 हाइड्रोजन आ गए। ठीक, सोन करते करते हम जब तक अपना ये नहीं आता डेकेन, तब तक ये चलता रहता है। और इसी को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। जो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन जो होता है, उन्हीं को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना और जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सेम होता है। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप में होता है, और ये सेम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। बस जो इसका जो
मेंबर होता है ना, दूसरा मेंबर, उसमें एक कार्बन ऐड करना होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन होता है। ठीक, ऐसा होता है इसमें। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, इसमें एक कोई कार्बन जुड़ा, C2 हो गया, इसमें 4 कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन है और इसमें हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो 6 हाइड्रोजन हो गए। वही यहाँ पर भी बोल रहा है, ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे एक और टॉपिक की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिंपली मान लो ये फ्री के मार्क्स है। ठीक है, ये फ्री के मार्क्स है। अगर ये नहीं आया ना भाई, इसमें आना भी क्या है, ये तो बस, ये तो बच्चों का खेल है। यूं 3 नंबर का सवाल आता है या 5 नंबर का सवाल आता है, या इसमें बेसिकली 2 नंबर का सवाल आता है, मुफ्त के मार्क्स, सीधे मुफ्त के मार्क्स। इसमें पढ़ना ही कुछ नहीं है भाई, है क्या ये, कुछ नहीं है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम जाए, ये इसमें सिंपली हम देखो, ये जो बॉन्ड्स बनाते हैं ना लाइन लगा के, इसमें करना क्या होता है, लेट मी शो यू। इसमें होता क्या है, एक मिनट को थोड़ा सा बड़े पेज पे समझिए। यहाँ पर देखो कार्बन है, हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन बॉन्ड्स, लाइनें मारते हैं। इसमें लाइनें नहीं मारनी, इसमें हमें कार्बन के एटम्स को एक्स से रिप्रेजेंट करवाना होता है। ठीक है, और अच्छा नीट साफ साफ बिल्कुल ही दूध गंगा जैसा बनाना है। ठीक है, तो एग्जामिनर देख के खुश हो जाता है ऐसे पर। और जो दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हमारे, उनके एटम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन भी बनाना है, ऐसी बात नहीं है, हाइड्रोजन को भी दिखाना है। ये सब करने के बाद देखो, अब तुम लोगों को थोड़ा सा सर्कल खींचना है। देखो मैं नीट तो नहीं बना पाऊंगा एग्जैक्टली, लेकिन तब भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, ये देखो भैया, ये क्या मतलब हुआ, मतलब हो गया कि हमारे जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में इसको कितने ज़रूरत है, 8, वो 8 आ गए भैया। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, देखिए इधर ही ख़त्म नहीं होता, इसमें आपको जो हाइड्रोजन भी तो है ना, तो हाइड्रोजन का भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन को कितनी ज़रूरत होता है, 2 अपना कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल में होता है वो बेसिकली 2 ही होता है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसका भी आपको ऐसा कुछ बना देना है। आपको ये एग्जाम में पेंसिल से बनाना है और बहुत ही नीट बनाना है। ठीक है, बस इतना ही, यही है हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। भैया ये तो हो गया मीथेन का। भैया थोड़ा सा बड़ा कार्बन थोड़े बड़ा हो भाई। ठीक है भाई, तो आपके लिए ये भी करते हैं। ये लो भाई, कार्बन, चार एटम्स आ गए कार्बन के। ठीक, ये कार्बन है, हाइड्रोजन के भी एटम्स को बनाएंगे, से इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया। लो, लाइन नहीं मारनी, हाँ मेन बात होता है, तो इसमें लाइन किसी कोई टच नहीं करनी। ठीक है, लाइन वाइन नहीं बनाने बैठ जाना। जिस तरह हम यहाँ पर ये लाइन बनाते हैं ना बीच में, ये लाइन ये नहीं बनानी है इसमें। आपको इसमें डॉट्स और एक्स से काम चलाना है। ठीक, यहाँ डॉट आ गया, यहाँ भी डॉट आ गया। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा चटपटा सा बनता है, तो मैंने उतना क्लियर नहीं बनाया है। अब आपको देखो भाई ऐसे बनाना है। ये हो गए इसके 8 कंप्लीट। अब भैया ये कहाँ से 8 लाएगा कार्बन एटम, ये कार्बन एटम ऐसे लाएगा, इसका एक लेके। ठीक, हाइड्रोजन कैसे लेगा, हाइड्रोजन ऐसे लेगा। ये कैसे लेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे लेगा। ये हाइड्रोजन कैसे लेगा, ऐसे। ये हाइड्रोजन ऐसे। इस तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत नहीं, आपको इसको नीट बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब पेंसिल से बनाना है, पेन आपको बेसिकली, अगर आप पेन भी यूज़ कर सकते हो, हाँ इससे भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये पेन से थोड़ा साफ नहीं होता। और अगर गलती होगी मेरी तरह, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती है, तो पेंसिल से आप इरेज भी कर सकते हो। तो हाँ, ये भी ले लो। और एक बोनस टिप बता दूँ,
जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना हो तो एक ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल ज़रूर साथ लेना है, ठीक। इसी के साथ आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी ख़त्म होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा टॉपिक बनता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, उनको हमें पढ़ना है और ये बहुत ही ईजी है, उतनी बड़ी भी नहीं है, उतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। कंबस्चन रिएक्शन, इसमें हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो कंबस्चन दिखाता है और बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। ये 3 इक्वेशंस है जो आपको याद करनी है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो ब्लू फ्लेम में चलते हैं। मतलब आपने देखा है एलपीजी वो एकदम ब्लू फ्लेम देते हैं, जबकि अगर हम किसी मोमबत्ती को जलाए या दिए को जलाए वो एक येलो फ्लेम देती है। और आपने देखा कि जो गैस की फ्लेम होती है ना, वो एकदम स्मूथली जा रही होती है, ऐसे और जा रही है ऊपर की तरफ, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी और बिल्कुल यहाँ वहाँ नहीं लेगी जब तक उसमें कोई बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जो आग होती है, मतलब जैसे दिया होता है, वो उतना स्मूथ नहीं होता, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होते हुए जाता है। जैसे अगर हम किसी लकड़ी में आग लगाएंगे, आप देखोगे कि वो ऐसे ऐसे जलती हुई जाती है, ठीक। तो इसका बेसिकली रीज़न ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनका जो ये होता है कार्बन्स, उनमें कार्बन परसेंटेज थोड़ी कम होती है, ठीक है। क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, उनमें हाइड्रोजन के लिए और कोई जगह होती नहीं। तो इसका क्या मतलब है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो उसमें कम कार्बन परसेंटेज की वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबस्चन होती है, जिससे हमारी जो फ्लेम है वो ब्लू निकलती है। और इसी का अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। इसमें एक येलो फ्लेम निकलती है, क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं ना, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसलिए इसमें इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है। इसी की वजह से वहाँ पर येलो फ्लेम निकलती है। तो इतना ही था हमारा कंप्लीट कंबस्चन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ नहीं होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बेसिकली इसमें हमारा जो सब्सटेंस होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है, इसमें ऑक्सीडेशन ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स में, तो किसी कैटालिस्ट की वजह से हो जाती है। इसमें हमारा कैटालिस्ट जो होता है वो होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि यहाँ पर दिया गया है KMnO4। जो इथेनॉल होता है ये KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ये बेसिक होता है। और जो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाई पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इतना बड़ा नाम भी नहीं है, इसको हम याद रख सकते हैं पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, Cr2O7 को हम पढ़ते हैं यहाँ पर डाइक्रोमेट, क्योंकि यहाँ पर जो ये है पोटेशियम क्रोमियम, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बेसिकली जो हमारा इथेनॉल है वो इन कैटालिसिस के अंदर इनमें जो इनके साथ इनके साथ ऐड हो जाता है, यानी रिएक्टेंट अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है इसमें। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इसमें ऐड हो जाता है, तो इथेनॉइक एसिड बनाता है। क्योंकि इथेनॉइक एसिड वैसे बनता है कि जो एंडिंग कार्बन होता है इस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड का ग्रुप बना देता है, इससे हमारा इथेनॉइक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था मैंने एक फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम क्या था हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब आते हैं हम अपने एडिशन रिएक्शन पे। एडिशन रिएक्शन बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है और इसमें से सवाल आया है, ठीक। हाँ, तो हमारी ये एडिशन रिएक्शन की होती है, इसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट ये होता क्या है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ नहीं होता, एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को मॉडिफाई करता है, उनको ज़्यादा स्लो करता है, उसको तेज़ करता है, मगर खुद इन्वॉल्व नहीं होता। ये वो आदमी होता है जो आपकी ज़िंदगी में आग लगाता है लेकिन खुद शामिल नहीं होता, ठीक। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनको हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक। तो उससे हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकलता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वेज ऑयल कैसे कन्वर्ट होता है वेजिटेबल घी में, या अनसैचुरेटेड फैट कैसे कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड घी में। इसका एक सवाल आया हुआ है, ठीक। ये सवाल आते हैं, ठीक। इसको आप प्रैक्टिस करके जरूर जाना, एडिशन रिएक्शन को आप पढ़ के जाना। यहाँ पर जो आप आर देख रहे हैं बेसिकली हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए आर मान के जो आप हाइड्रोजन है। ये मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार किसी भी जगह पर आपको दिखाना हो, ठीक है।
देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकल की प्रेजेंस में और इसमें हीट देते हैं, ठीक है। ये हीट लिखा हुआ है यहाँ पर, हीट। तो हीट से क्या होता है, इसका बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, एक बॉन्ड तोड़ देते हैं, एक बॉन्ड तोड़ा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो उसमें हम 2 और हाइड्रोजन जोड़ पाते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेज ऑयल टू वेज घी या अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड फैट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल हमारी अल्कोहल फैमिली का एक बंदा है, क्योंकि इसमें ऑल लगा हुआ है। आप जैसे जानते हो, ऑल जिसमें लग जाता है तो वो अल्कोहल फैमिली का होता है, यानी इसमें हाइड्रोक्साइड का ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इथेनॉल को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल कार्बिनॉल है, ठीक है। और मैं पहले बताऊँ तो इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें वैसे भी पढ़नी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें आयन सी प्रेजेंट नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें रंग वंग नहीं होता। इसकी एक बात अच्छी है कि इसमें स्मेल अच्छी होती है, ठीक है। इसकी जो स्मेल है वो अच्छी होती है, इथेनॉल की स्मेल अच्छी होती है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पर बॉयल होता है, ठीक। और इथेनॉल के बारे में अगर हम बात करें तो इथेनॉल के यूजेस भी हमें इसमें पढ़ने होते हैं, जो कि वैसे पूछे तो नहीं जाते ज़्यादातर, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इथेनॉल। और हाँ, आए है, ऐसी बात नहीं है यूजेस आए नहीं है। मैंने PYQ सॉल्व किए है तो उसमें आए है यूजेस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। इथेनॉल हम पेंट, डाइज, मेडिसिन, सोप या सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करता है। एक मैं यहाँ दिखा दूँ आपको। इसको हम सिंथेटिक रबर, सोप, मेडिसिन, डाइज, पेंट्स में यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये एंटीसेप्टिक में भी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टरलाइज वोन्स एंड सिरिंजेस, ठीक है। स्टरलाइज यानी उनमें मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देना। यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ कोल्ड कंट्रीज। तो देखो, गाड़ी में एक पार्ट होता है हमारा रेडिएटर, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें हम एक केमिकल, मतलब मान के चलो उसका एक सब्सटेंस होता होगा, मैं जानता नहीं हूँ गाड़ियों के बारे में उतना, लेकिन उसमें एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब वो जम जाता है, ठीक है, वो काम नहीं कर पाता क्योंकि जो ठंडी कंट्रीज होती है वहाँ पर जम जाता है, तो उसमें हम इथेनॉल डालते हैं क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है। मतलब अगर पानी 0 डिग्री पे होता है तो कम से कम इसके लिए कम से फ्रीजिंग पॉइंट -7 के -10 तक हो जाता है, ये बहुत ही लो कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और ये हमारे कुछ बेवरेजेस जो 18+ बेवरेजेस है उसमें यूज़ होता है, जैसे कि बियर है, हमारे पास वाइन है, विस्की है। अब इसकी परसेंटेज नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल बहुत ही कम पूछी गई है, किसी किसी एग्जाम में वैसे पूछी जाती है, लेकिन अगर बोर्ड्स में आ जाए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको पढ़ाना। वाइन में इसका 10 से 20% इथेनॉल लगता है, बियर में हमारे पास 3 to 6% इथेनॉल लगता है, विस्की में हमारा 50% इथेनॉल लगता है। अब वापस आ जाए तो इसमें एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है। इथेनॉल की हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, ठीक। तो जो इथेनॉल है इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, एक मिनट, इथेनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम, एक मिनट भाई कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो इथेनॉल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, तो इससे हमारी एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और हमारा सोडियम इथॉक्साइड बनता है, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। और इसकी एक और रिएक्शन है जिसमें हम इथेनॉल है, इथेनॉल में जब हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, H2SO4, और इसको हमें 443 केल्विन पे जब हम इसको हीट करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस रिएक्शन है। तो हाँ, ये लैब्स में से बना नहीं सकते आप अपने स्कूल के लैब्स में, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐसे स्कूल्स के लैब में नहीं मिलता है। ये कंसनट्रेटेड है, सो आप जानते हो क्या इसमें यूज़ होता है, एसिड अटैक्स में यूज़ होता है, तो बेसिकली मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। तो हम अपनी टॉपिक पे वापस आते हैं। इथेनॉल को जब हम H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट डालता है, और गर्म होना चाहिए, कितना, 443 केल्विन, तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसका मतलब इथाइल, एक मिनट, इसका इथाइल इथेनॉल,
इथेनॉल को कहाँ से, इथीन, हाँ इथीन बनता है, इथीन बनता है या इथाइलिन बनता है, सॉरी सॉरी, इसमें इथीन या इथाइलिन ही बनता है, ठीक। इथीन या इथाइलिन, इसका दोनों में से एक ही नाम है। ये कॉमन सेंस है, इथीन है क्योंकि इसमें ईन इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक। एक नोट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा जा सकता है। जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता क्या है, क्वेश्चन आपके जहन में यह सवाल आया होगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्या। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ नहीं होता है, वो एजेंट या वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में से पानी को चूस देता है, ठीक। इसमें हम कॉटन को भी मान सकते हैं क्योंकि कॉटन पानी चूसता है, स्पंज ले सकते हैं, स्पंज चूसता है। और एक डायपर में भी एक सब्सटेंस होता है जो बेबीज का जो सुसु होता है उसको सोख लेता है। हाँ, इसमें फंस क्यों रहे, हर कोई बच्चा था भाई, ठीक है। तो हाँ, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट मान सकते हैं जो इथेनॉल से पानी निकालता है। तो अब हम इथेनॉल के यूज भी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड। बात करते हैं इथेनॉइक एसिड की। इथेनॉइक एसिड है क्या है, इथेनॉइक एसिड का एकदम पहले दूसरा नाम बोलते हैं एसिटिक एसिड है, ठीक। और अब सोचोगे यार सुना सुना सा लग रहा है, एसिटिक एसिड है, किसी जगह सुना तो था एसिटिक एसिड। ये हमारा भैया विनेगर में यूज़ होता है ना। विनेगर में इसकी हम 5 to 8% ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ यूज्ड इन, मतलब 5 to 8% ऑफ दिस एसिड इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर मेक्स विनेगर। जो हमारा इथेनॉइक एसिड होता है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देख सकते हो, नेचर हमारा इसका एसिडिक होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ एसिड लिख के है। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है हमारा 391 केल्विन। इथेनॉल की अगर अच्छी स्मेल थी तो ये एसिड है, मैं ऐसे नहीं, एसिड किसी एसिड की अच्छी स्मेल भी है। इथेनॉइक एसिड की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती, एक तो ये कलरलेस होता है और इसकी बहुत ही इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, विनेगर टाइप की स्मेल होती है इसकी, ठीक। और इसमें मान के चलो भाई इसको घोल के पी जाओ, इस रिएक्शन को तो पी के इसको पी जाओ भाई सीधे, ठीक है। इसमें हमारा इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, या अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर डबल एरो, यानी हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इस एसिड को हम उल्टा भी करते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये रिवर्स भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये 2 एरोज है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बीच में जब हम कैटलिस्ट डालते हैं H2SO4, तो इथेनॉल वहाँ पर जो हमारा इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड है ये प्रोड्यूस करता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है हमारा एस्टर। अब पूछेगा भैया ये एस्टर है क्या, तो एस्टर कुछ नहीं है। एस्टर एक सिंपली मान के चलो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी स्मेल मीठी होती है, ठीक है, स्मेल्स अच्छी होती, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर लिख के भी है स्वीट स्मेलिंग। और हाँ, ये एग्जाम पे आता है कि इसकी स्मेल क्या है, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट निकलता है और वो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बीच में होती है। रिएक्शन को लिखो तो बेसिकली आपको सारा लिखना है और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। ये आंखों में छप जानी चाहिए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक। और इसको याद भी करना है, ऐसा बात नहीं है आनी चाहिए, आनी चाहिए का क्या मतलब है, इसमें हमें ये याद हो जानी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। बेसिकली मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ याद करने को, मैं ये नहीं बोल रहा रट लो, क्योंकि ये एग्जाम में आती है भाई, अब हम क्या करें, आपके बोर्ड ने पूछा है तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारा कुछ 1-2 टॉपिक बचते हैं, जो है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स तो आपके यहाँ पर से सोप फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है, वैसे उतनी पूछी जाती है, मैं क्या बोला, पूछी जाती है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद कर लो भाई, सीधे एग्जाम में आएगी। 1 मिनट में से थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, मेरी नोट पैड पे एक जगह पर लिखा हुआ था मैंने, हाँ। तो जो ये है, अरे कहाँ गया, अरे इसमें तो यही है बस डिफरेंस। चलो, हमारी ये सोपनिफिकेशन की रिएक्शन होती है हमारी, इसमें ये हमें दिखा था कि सोप बनती कैसे है, ठीक है। इसमें जो हमारा इथाइल एसीटेट है, ठीक है, इथाइल एसीटेट ये करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, क्या करता है, रिएक्ट, ये हमारा देता है वहाँ से सोडियम एसीटेट और इथेनॉल, ठीक। जो हमारा सोडियम एसीटेट होता है ये सॉल्ट होता है,
और प्लस एक्चुअली ये यहाँ पर अलग है, ठीक है। ये सोडियम एसीटेट है, ये सोडियम एसीटेट है और ये इथेनॉल है। ये हमारा होता है सोप, ये हमारे साथ निकलता है इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथाइल एसीटेट। ये बिल्कुल याद रखना, इथाइल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आंख बंद के सवाल बहुत बार आ चुका है, ठीक है। PYQs आप चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वैसे PYQs चाहिए, मैं टेलीग्राम पे एक चैनल खोली हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल एक PDF बना रहा हूँ, तो हम उसमें अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हाँ, ये रिएक्शन आपको याद हो जानी चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर को, और ताकि आपका भी टाइम बचे और आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके। इसके बाद एक बहुत, ये तो क्वेश्चन है भाई, सीधे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन है भाई, वहाँ पर क्लियर नहीं, यहाँ पर क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। मैं इसकी आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, डिटर्जेंट नहीं होता। बेसिक सी डिफरेंस है, ये आप आराम से याद रख सकते हो। सोप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर, डिटर्जेंट वर्क्स इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब बोलोगे भैया सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का क्या चक्कर है? भाई सिंपल सी बात है, सॉफ्ट वाटर जिसमें आपके आयंस जो है, सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, डिटर्जेंट यानी मतलब सॉरी हार्ड वाटर मतलब जिसमें जो हमारे आयंस और सॉल्ट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब पता चल गया सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है। सॉफ्ट वाटर यानी जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, हार्ड वाटर यानी जिसमें प्रेजेंट होते हैं आयंस। तो सोप जो होती है, जो हमारी सोप होती है, सिर्फ हमारे सॉफ्ट वाटर में काम करती है, इसीलिए आपने देखा होगा हम ज़्यादातर बहुत, मतलब ना, छोड़ो भाई मैं खुद भी भूल गया। सोप का जो हमारा ये होता है क्लीनिंग एक्शन, ये कम होता है, मतलब ये दाग वाग उतने नहीं निकाल पाता। डिटर्जेंट हमारा जो रिलेटिवली जो इसका होता है क्लीनिंग एक्शन, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर दाग लग जाता है तेल का किसी भी कॉफ़ी वॉफ़ी या फिर किसी जैम का, या फिर आपको मिट्टी लग जाती है कपड़ों में, तो उसको हम डिटर्जेंट से धोते हैं, ना कि साबुन से। अब बोलेंगे भैया रिन की जो बाहर आती है भाई उससे तो साफ होता है। बेटा बेटा क्या बोल रहा हूँ भाई, वैसे मैं, आप लोग तो वैसे भी भाई हो, मेरे भाई बहन, तो उसमें भी डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है। सोप अलग होता है, ठीक है। जिसे आप नहाते हो उसको हम सोप बोलते हैं, जिससे आप कपड़े धोते हो उसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक। और हाँ, मैं इसमें रिन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोला है, ठीक है। तो हाँ, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, बहुत ही आसान चीज़ है, आंखें बंद करके इसको याद कर लो, मार्क्स आ गए, ठीक। इसके बाद हमारी कुछ 1-2 प्रोसेस है, जैसे ऐसे ही रहना। हाँ, तो हमारी ये टॉपिक बनता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप हमारा सफाई करता कैसे है, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट मी गेट अ पेज, ये आ गया कागज़। देखो जी, हमारा होता है सोप का होता है मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन की चेन्स, जैसे यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ चेन्स, तो इसका होता है ऐसे। और यहाँ पर आप मान लेना नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो RCOO नेगेटिव और Na+, ये जी हमारी होता है ऐसे। अब बॉन्ड वॉन्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे। ये हमारा होता है बॉडी, होता है हमारा हेड। जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो बाकी हमारा टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, ठीक। तो ये हाइड्रोफिलिक है क्या, वैसे आप जानते होंगे। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर, ठीक। जो सोडियम होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, यानी ये पानी की तरफ जाता है, ठीक है, पानी के पास, ठीक। तो होता क्या है, मान इसको हम ऐसे समझते हैं, ये टेल, ये होगी टेल, ये हो गया हमारा हेड है, ठीक है। अब मान के चलो आपके यहाँ पर रही धूल लग चुकी है, मिट्टी लग चुकी है, आप इसको धोना चाहते हो, ठीक। पानी लिया, हाथ गीले करोगे, ठीक, फिर साबुन लगाओगे, सही है, साबुन लगाई,
साबुन का क्लींस एक्शन देखो क्या काम करता है। वैसे मैं आपको हाथ का एग्जाम्पल उतना क्लियर नहीं होगा, नहीं काम करता, कपड़े का समझाता हूँ, ठीक है। कपड़ा है, उस पर लग गया है भाई दाग, मान के चलो दाग लग गया तेल का, ठीक है। अब हो गया क्या, ये कपड़ा है, यहाँ पर हमारा मान के चलो पानी है, बाल्टी में धो रहे हो या फिर वॉशिंग मशीन में धो रहे हो, किसी भी जगह धो रहे हो, ये पानी है। अब जब भाई हम डालेंगे इसमें डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या काम करेगा, इसका जो टेल है, टेल तो पानी में रहना पसंद करेगा, क्योंकि ये तो पानी से सॉरी ये तो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा ना, मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी मान के चलो ये पानी है अभी, ठीक। ये है हमारा जी, मतलब दाग है कोई, ठीक। जो हमारा हेड है, इसको पानी से लगाव है, तो ऑब्वियसली ये पानी के पास जाएगा, ठीक है, पानी के पास। और जो हमारी टेल है, वो पानी से दूर भागने की कोशिश करेगी, तो पानी तो ऐसे हर जगह है बाल्टी में, अब कहाँ जाएगी बेचारी ये टेल, ये टेल कोशिश करेगी इसी जो ये हमारा ऑयल है इसमें जाने की, ये ऑयल में चली, मतलब ऑयल के मॉलिक्यूल्स में रह गई। अब जब हम इसको रगड़ते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा सा ऐसे यहाँ वहाँ हिलाते हैं, इससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो हमारी ये है टेल होती है इसकी सोप की, वो इसमें ही रह जाती है, ठीक है, रह दे। जब हम इसको रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, पानी डिस्प्लेस हो गया ना, तो ये तो बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि इसको पानी के पास जाना है कि नहीं, पानी के पास जाना है। लेकिन ये तो कनेक्टेड है ना, तो जो ये हमारा ऑयल है, ये इसको साथ लेके, मान के चलो इसने ऑयल को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये साथ लेके निकलती है, ठीक है, पानी की तरफ। और जब पानी की तरफ निकलती है, तो टेल ने तो इसको भी पकड़ा है ना, और ये हमारा जो ये गंदगी थी इस पर, ठीक है, तो ये गंदगी लेके निकलता है पानी की तरफ, और ये गंदगी पानी में चली जाती है। तो आपने देखा होगा जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनको जब हम धोते हैं, तो हमारा पानी भी मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है थोड़ा, है ना, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक। हाँ, तो इतना ही था। अब आपका वैसे हो गया क्लीनिंग एक्शन, हाँ इतना ही होता है। एक और ये आप बोल के मिशेल, क्या यहाँ पर मिशेल कुछ नहीं होता, ये जो हमारे मान के लिए हमारा ये है आपका ऑयल, मतलब डर्ट मान लो, तो इसके आसपास जो होते हैं ना ये हमारे सोप के मॉलिक्यूल, वो कुछ ऐसे ऐसे चेन फॉर्म, एक मिनट आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसा कुछ एक ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है ऑयली डर्ट के आसपास, ठीक है। तो जब पानी पानी के साथ बहता है, मतलब पानी बहता है ना, तो ये इसको अपने साथ खींचे चले जाते हैं, ठीक है। अभी मत बोलना भैया ये बुक कौन सी है, एक सीक्रेट है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस कर लेना, वाई सोप डजंट वर्क इन हार्ड वाटर, ठीक। अब वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, अब क्या ही होमवर्क करोगे। इसमें होता है कि जो हमारा सोप होता है ना, इसमें होता है हमारे पास सोडियम है ना, सोडियम होता है यहाँ पर लिख के। सोप हार्ड वाटर में इसलिए काम नहीं करता क्योंकि सोप में होता है जी हमारा सोडियम, और हमारे पानी में क्योंकि हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, इसमें हमारे पास पाया जाता है मैग्नीशियम। जब सोडियम और मैग्नीशियम मिलते हैं ना, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसका नाम हम रखते हैं स्कम, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट के झाग सी होती है, वाइट कलर की झाग सी होती है, ठीक है। मैं पानी की झाग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो झाग उठती है उससे बात नहीं कर रहा, प्रेसिपिटेट, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है, और फिर इससे जो हमारा क्लींजिंग एक्शन है वो कम पड़ जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसीलिए फिर हम आपने देखा नहीं होगा, आपने देखा ये होगा कि जो हम जो नदियों पे कपड़े धोते हैं, वो बेसिकली डिटर्जेंट लगाते हैं, या उसको हम वो किसी बार से धोते हैं, ठीक है, वो कभी भी साबुन से नहीं धोएंगे, ठीक है, ये इसीलिए होता है। अब एक और थोड़ा सा टॉपिक बनता है हमारे पास छोटा सा, कि डिनेचर्ड अल्कोहल होता क्या है, छोटा सा इतना सा टॉपिक है। अभी हमने देखा भाई कि अल्कोहल जो होता है हमारी इंडस्ट्रीज यूज में होता है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट को आया एक प्लान, भैया ये अल्कोहल अगर कोई मिसयूज़ कर रहा होगा, कोई मिसयूज़ कर भी सकता है ना, इंसानों पे भरोसा नहीं करते, तो इन लोगों ने सोचा भाई ये तो मिसयूज़ भी हो जाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इसमें मीथेनॉल ऐड कर दिया। और जिनको नहीं पता कि मीथेनॉल क्या है, मीथेनॉल हमारा मीथेन नहीं पता, मीथेन, उसी में बस
OH का एक ग्रुप लगा दो, हो गया मीथेनॉल। अब बोल रहे भैया इससे हुआ तो हुआ क्या, मीथेनॉल में एक OH लगाने से भैया ये बन जाता है सीधे जहर। और मैं जोक की मतलब ऐसे जहर वहर मतलब ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा, एक्चुअल जहर बन जाता है। और ये अल्कोहल के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो ठीक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा कर रहा है उसके लिए, मतलब नॉर्मल है। हाँ, और डालोगे कोई फ़र्क वरक पड़ता है नहीं। लेकिन अगर इसको किसी इंसान ने पीने की कोशिश की, ठीक है, तो खेल खल्लास। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन पढ़वा दूँ। अल्कोहल इन विच पॉइजनस सब्सटेंसेस आर एडेड टू लिमिट देयर यूजेस टू इंडस्ट्रियल यूज ओनली एंड प्रिवेंट देयर स्मगलिंग। ठीक, अल्कोहल जिसमें जहरीले पदार्थ, क्या बोल क्या रहा हूँ, ऐसे अल्कोहल जिसमें जहर नहीं डालते, कुछ चीज़ें, हाँ जहरीली चीज़ें डालते हैं, ताकि उनका जो यूज़ है वो बस इंडस्ट्री तक लिमिट रख सके। इंडस्ट्रियल यूज़ है, बस उतना ही करो, ठीक। और उसकी स्मगलिंग यानी उसको बेच दे ताकि और पैसे कमा सके इंडस्ट्री वाले, है ना, तो उससे बचाता है। और अल्कोहल बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। सो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म इसी के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में। और मैंने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, तो उसको ज्वाइन करना नहीं भूलना। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी देख सके कि कोई कुछ शायद वो भी पढ़ ले, ठीक है। दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ठीक। मैं मिलता हूँ फिर आपको अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।